दोस्तों, बैंकिंग के बारे में, बैंक डूबने के बारे में, बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैंने जब वीडियोस बनाई हैं तो उसके बाद मेरे को कमेंट्स आए कि जो सरकार बैड बैंक बनाने जा रही है वो क्या है। तो प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है जब बजट में बैड बैंक का प्रोविजनिंग रखा गया है, उसका कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया है, बैड बैंक बनाया जा रहा है तो वो क्या है। तो आज उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज तो वैसे तो वीडियो मैंने बनानी थी कि प्राइवेटाइजेशन के बाद बैंक के स्टाफ की क्या हालत होगी, बैंक के कस्टमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बैंक के पेंशनर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में वीडियो बनानी थी। लेकिन काफ़ी ईमेल्स मेरे को आ गई हैं कि बैड बैंक क्या है, तो उसके बारे में हमारे को बताइए। तो देखिए, जो बैड बैंक इस बार बजट में आने से वर्ड जो है पॉपुलर हो गया है, लेकिन ये बहुत पुराना वर्ड है। ये 1988 में यूएसए में बैड बैंक बन गया था। नाम उसका कुछ भी हो, लेकिन वही बैड बैंक है। इंडिया ने उसका नाम बैड बैंक रख दिया। दूसरा है, स्पेन में भी ये बन चुका है। तीसरी बात है, काफ़ी साल पहले आईबीए ने ये सजेशन दिया था गवर्नमेंट को, प्रपोजल दी थी कि बैड बैंक बनाया जाए। चौथी बात है, हमारे आरबीआई गवर्नर पुराने, उन्होंने भी एक सजेशन दिया था बैड बैंक के बारे में, लेकिन उन्होंने नाम रखा था पारा, पब्लिक एसेट रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी। उसका नाम था पारा, पारा बनाया जाए। तो उन्होंने कहा था पारा बनाया जाए। उसके बाद पीएएमसी, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी एनएएमसी का भी नाम दिया गया, पीएएमसी का भी नाम दिया गया, पारा का भी नाम दिया। पारा काफ़ी पॉपुलर हुआ है। ये अमेरिका में, स्पेन में ऑलमोस्ट पारा जैसा ही उसका नाम है। पब्लिक एसेट रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है, उसका नाम बैड बैंक इंडिया ने रखा है। वैसे तो बैड बैंक बहुत गलत नाम है। बैड बैंक सुनने से ऐसे लगता है कि जैसे इसमें काम करने वाले बैड हैं, बुरे हैं, दारू पीते हैं, गैम्बलिंग करते हैं और गलत काम करते हैं, बुरे लोन करते हैं, गंदे लोन कर देते हैं, डूब जाते हैं, मिले हुए हैं, रिश्वत लेके लोन करते हैं। लेकिन इसका नाम होना चाहिए था बैड लोन बैंक, या इसका नाम पारा ही बेस्ट था। तो रिकंस्ट्रक्शन, शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि इसका नाम लेने में मुश्किल आएगी, तो इसका पॉपुलर नेम बैड बैंक रख दिया। तो देखिए, बैड बैंक में क्या होगा। तो आईबी ने जब प्रपोजल दी थी तो उन्होंने ये कहा था कि बैड बैंक बना के 10,000 करोड़ रुपया उसकी कैपिटल इन्फ्यूज़ कर दी जाए, ताकि हमारे एनपी हैं वो सारे उसमें एडजस्ट हो जाएं। इनिशियल कैपिटल जो है शुरुआती दिनों में ये करा जाए। बाद में तो हमारे जो राइट ऑफ हुआ है 68,600 करोड़ का राइट ऑफ 2 साल पहले हो चुका है। और एनपीए जो पहले कोविड से पहले 9% पर आ गए थे, कोविड के बाद फिर 11-12% पर पहुंच गए थे। ये आप सभी को पता है, डाटा आपके सामने है। लेकिन ये है कि पहली तो बात यह है कि बैड बैंक को समझने के लिए एनपीए क्या होता है। एनपीए इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। एनपीए होता क्या है कि जो बारोवर 3 महीने 93 डेज अपनी किस्त वापस नहीं करता है, उसका लोन एनपीए हो जाता है। कंप्यूटर जो है उसको एनपीए डिक्लेयर कर देता है और एनपीए का इंटरेस्ट उसके ऊपर लगाना शुरू कर देता है। तो ऐसे में जो आजकल हमारे कोविड की वजह से हमारे जो बिजनेस हैं, ट्रेडर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन, फुटपाथ पे काम करने वाले, जिन्होंने छोटे लोन ले रखे थे, हाउस बिल्डर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े सभी को झटका लगा है। इतना बुरा झटका लगा कि काम काज बिल्कुल चौपट हो गया। कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, कई डिप्रेशन में चले गए हैं, कईयों ने कई धंधे ही बंद हो गए हैं, कईयों ने अपनी छोटी छोटी दुकान भी बंद कर दी है। बहुत बुरा टाइम बीता है 2020 का, और आज भी कोरोना फिर सर निकाल रहा है। क्योंकि कल बॉम्बे में एक दिन में, मुंबई में 4,000 से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट आए हैं, 94 की डेथ हुई है। एक सिटी की बात कर रहा हूँ, मुंबई की। तो ऐसे सारे देश में कितने हज़ार लोग पेशेंट डेली आ रहे हैं, कितने की डेथ हो रही है।
सिर्फ न्यूज़ कवरेज कम हो गई है, मीडिया ने कवरेज हटा दी है उसकी कोरोना की, लेकिन कोरोना कम नहीं हुआ है। तो चलो लोगों के दिमाग से थोड़ा इम्प्रेशन हट गया है, टेंशन हट गई है, लेकिन प्रिकॉशन उतने ही लेने चाहिए। चलो हम आज बात करते हैं कि जो कोविड में फंस गए, जिनका बिजनेस ख़राब हो गया, वो लोन की रिकवरी नहीं दे सके, इंस्टॉलमेंट नहीं दे सके, इंटरेस्ट नहीं दे सके। लोन मॉरिटोरियम भी सरकार ने अनाउंस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी 3-3 महीने करके लोन मॉरिटोरियम दे दिया है। तो उसकी वजह से बैंक के एनपीए बहुत बढ़ गए हैं और विलफुल डिफ़ाल्टर भी हैं। ये नहीं मैं कहता कि सारे मजबूर हैं, सारे दुखी हैं, सभी का धंधा चौपट है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी नीयत ही माड़ी है, जिनका करैक्टर ही डाउटफुल है। वो पैसा होते हुए भी किस्त नहीं भरते हैं, लोन क्या इंटरेस्ट नहीं देते हैं, बैंक में जाते ही नहीं। ये तो बहुत दुख की बात है। ये हमारा करैक्टर बहुत ख़राब है। फील्ड ऑफिसर आता है तो छिप जाते हैं, झूठ बोल देते हैं वो बाहर गया है, कुछ है। लीगल नोटिस आता है तो पाड़ के फेंक देते हैं, कोर्ट में केस करते हैं तो पेशी पे नहीं जाते हैं, पुलिस पकड़ने आती है तो पुलिस को 500 रुपया दे के जान छुड़वा लेते हैं। ये हमारे टैक्टिक्स हैं और बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कई कई बैंकों का लोन खा चुके हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जी, 1-2% गलत लोग भी होते हैं, बाकी 98% नहीं तो 95% लोग ठीक हैं जो मजबूरी में किस्त नहीं भर रहे हैं। तो इसके लिए वो जो एनपीए बन जाता है तो बैंक की एक सिरदर्दी बन जाती है, बैंक की बैलेंस शीट ख़राब होती है, बुरे बुरे लोन जो हैं वो राइट ऑफ दिखाना पड़ता है, उनको एनपीए में दिखाना पड़ता है, तो बैलेंस शीट गड़बड़ा जाती है। तो इस हालात में बैंक की जो रेपुटेशन है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेती हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपना डिपॉजिट रखती हैं, फिक्स डिपॉजिट रखती हैं, तो उससे पहले उसकी बैलेंस शीट को चेक करती हैं कि इस बैंक की स्टैंडिंग कितनी है। तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो HNI कस्टमर्स होते हैं, वो बैंक में आते ही नहीं अगर बुरी हालत है। अगर उसकी बैलेंस शीट में ये दिखा रहा है इतने करोड़ों का एनपीए बना हुआ है, इतने करोड़ ये राइट ऑफ कर चुके हैं, इतने करोड़ और एनपीए बनने वाला है, उसकी प्रोविजनिंग से पता चल जाता है कि कितने और एनपीए बनने वाला है, तो उसकी बैंक की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, उसकी स्टैंडिंग ख़राब हो जाती है। तो इस हालात में बैंकिंग ने क्या करा है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के सजेशन पर, आईबीए के सजेशन पर और बाकी फॉरेन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी पोजीशन देखकर तो बैड बैंक का कंसेप्ट वहाँ से लिया गया है। तो बैड बैंक जो है 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने बजट में अनाउंस करा है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि बैड बैंक कैसे काम करेगा। जितना भी एनपीए होगा बैंक का, मान लीजिए एक कंपनी को 10 करोड़ रुपया दे दिया है एक बैंक ने, उसमें से कुछ रिकवरी हुई, कोई उसने लोन की किस्त वापस करी, मान लीजिए 6 करोड़ रुपया उसने वापस कर दिया, लेकिन 4 करोड़ में वो फंस गया, वो पिछला 4 करोड़ वापस नहीं कर सका, उसमें वापसी की ताकत नहीं है, कंपनी फेल हो गई है, उसकी एसेट बिकने वाली हैं, सारा स्टाफ उसको छोड़ के चला गया है, उसकी प्रोडक्शन बंद हो गई है, तो 4 करोड़ वहाँ से कैसे वापस करेगा। तो वो जो 4 करोड़ है, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द बैंक, लीगल नोटिस करने के बाद, फील्ड अफसर विजिट करने के बाद, लोन रिकवरी टीम जाने के बाद कोई रिकवरी नहीं हो रही है, तो वो 4 करोड़ बैंक की बैलेंस बुक में एनपीए बन गया है, तो वो बैड बैंक को दे देगा। तो बैड बैंक क्या करेगा, बैड बैंक 4 करोड़ को मान लीजिए उसको सारे प्रोस एंड कॉन देखकर सभी एंगल से उसको परचेज कर लेगा 2 करोड़ में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 करोड़ वो बैंक को दे देगा, बैंक की वो 2 करोड़ एसेट बन जाएगी, वो 4 करोड़ की रिकवरी के लिए बहुत एफर्ट्स करेगा। क्योंकि जो बैड बैंक है अभी तक उसकी कोई ड्राफ्टिंग नहीं हुई है, क्या पॉलिसी है, क्या उसके पास पावर्स होंगी, किस तरीके से वो रिकवरी करेगा, क्या उसकी कैपिटल होगी, कितने % वो रिकवरी बैंक को रीपेमेंट करेगा, किस ढंग से रीपेमेंट करेगा, और रिकवरी के लिए वो क्या क्या फोर्सिबल मेथड यूज़ करेगा कि नहीं करेगा, अभी तक हमारे को कुछ नहीं पता है, क्योंकि सरकार ने अभी तक उसकी ड्राफ्टिंग प्लानिंग जो है वो नहीं करी है। कौन उसका हेड होगा, कैसे उसकी सिलेक्शन होगी, अभी तक कुछ नहीं पता है। तो इसलिए बैड बैंक जो है वो ले लेगा और उसकी रिकवरी के लिए एफर्ट्स लगाएगा। हो सकता है उसमें बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स, लीगल एक्सपर्ट्स लगाए जाएं जो रिकवरी के स्पेशलिस्ट हों। हो सकता है मसल मैन यूज़ करने की पावर दी जाए, कोर्सिव मेथड यूज़ करने की पावर दी जाए।
हो सकता है उसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसको लाइसेंस जोड़ा जाए बैड बैंक का, कि जैसे बिजली का बिल ना भरो तो पानी का कनेक्शन काट देते हैं। तो इसलिए ऐसे कई इस तरीके हों जो डिफ़ॉल्टर है बैंक का, उसका घर का पानी का बिजली का कनेक्शन ही काट दिया जाए, तो कोई कोएर्सिव मेथड यूज़ करा जाए। जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई अगर पर्सनल लोन की किस्त वापस नहीं कर रहा है तो उसके डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू करवाया जाए। तो कहीं ना कहीं सख्ती का इस्तेमाल किया जाएगा और बैड बैंक उसकी रिकवरी करेगा। तो इस ढंग से पहला तो ये मेथड है। दूसरा, इस बैंकों की रेपुटेशन बड़ी हाई हो जाएगी, एनपीए ख़त्म हो जाएगा, क्लीन बैंक हो जाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, और दूसरा उसका बेनिफिट है स्टाफ को, जो रिकवरी में स्टाफ कर लगा हुआ है, सुबह 5 बजे उठ के फील्ड में चले जाते हैं, वो बजाय फील्ड में जाने के बैंक में आके अपने ऑपरेशन के ऊपर, कस्टमर सर्विस के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और कस्टमर्स को अच्छी तरह से अटेंड करने के लिए, सर्विस विद स्माइल देने के लिए काम करेंगे। ये तो है उसके बेनिफिट्स, लेकिन उसका नुकसान भी है। रघुराम राजन जी ने एक किताब लिखी है बैंकिंग के ऊपर, बैड बैंक के बारे में। गवर्नर जो रहे हैं रिजर्व बैंक के, उन्होंने एक किताब लिखी है, वो किताब मैंने पढ़ी है, उसका रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि एज मॉरल करैक्टर जो है हमारा, जो हमारे बोरोवर्स हैं, हमारे जो डिफ़ॉल्टर हैं, पहले ही उनका करैक्टर डाउन है। जब उनको ये पता चल जाएगा कि बैंक जिससे हमने लोन लिया था वो अब हमारे पास रिकवरी के लिए नहीं आएगा, तो वो और अच्छे डिफ़ॉल्टर बन जाएंगे और ढीठ बन जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जब वो एनपीए जब उनका निकल जाएगा बैंक का, तो बैंक के जो मैनेजर हैं वो रेकलेस लैंडिंग कर देंगे। उनको पता है रिकवरी तो हमने करनी नहीं, हमने तो सिर्फ फाइनेंसिंग करनी है, लोन देना है, रिकवरी तो बैड बैंक करेगा। तो बेध्याना, बेझिझक, ब्लाइंडली उसको लोन फाइनेंसिंग कर देंगे और बहुत मोटे मोटे लोन जो है वो ख़राब हो जाएंगे। हो सकता है रिश्वत लेकर वो करे जाएं, पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर आकर वो लोन कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने तो रिकवरी करनी नहीं है, ये तो बैड बैंक को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये रघुराम राजन जी ने पहले ही प्रिकॉशन दिया है गवर्नमेंट को कि बैड बैंक बनाने से पहले हमारे पब्लिक का, हमारे बोरोवर्स का और हमारे बैंकिंग स्टाफ के करैक्टर को भी ध्यान में रखा जाए। पॉलिटिकल प्रेशर ब्रांच मैनेजर के ऊपर पड़ गया, किसी मिनिस्टर का फ़ोन आ जाए तो ब्लाइंडली वो लोन कर देगा, और अभी भी करते हैं। तो इसीलिए जो कस्टमर्स हैं, जो बोरोवर्स हैं, वो पहले ही उनके विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, पहले ही उनकी नीयत में गड़बड़ है, देना नहीं चाहते हैं, बैंक में फील्ड अफसर कोई शक्ल नहीं दिखाना चाहते हैं। तो इस ढंग से कई प्रोस एंड कॉन्स हैं, लेकिन सभी एनालिसिस आज हम नहीं कर सकते इस वीडियो में, क्योंकि इसकी ड्राफ्ट प्लानिंग क्या है, क्या पावर्स हैं, क्या वो शक्तिमान होगा जो अगर नेशनलाइज बैंक, जो सरकारी बैंक रिकवरी नहीं कर सका, फील्ड अफसर रिकवरी नहीं कर सका, बैंक का अप्रूव्ड एडवोकेट का लीगल नोटिस जाने के बाद रिकवरी नहीं हुई है, लोन रिकवरी कैंप लगा के रिकवरी नहीं हुई है, लोन रिकवरी टीम बना के घरों में भेजकर रिकवरी नहीं हुई है, तो बैड बैंक के पास ऐसी कौन सी शक्ति होगी? क्या वो शक्तिमान है कि एक बिल्डिंग से छलांग लगा के दूसरी बिल्डिंग पे चला जाएगा? क्या वो नाक में मुक्का मारेगा और दिखना बंद हो जाएगा कि कौन है आदमी? क्या वो हिंदुस्तान के कानूनों से बाहर हो जाएगा? तो ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा, बैड बैंक रिकवरी कैसे करेगा? डूबा हुआ लोन है जिसके ऊपर पहले ही जोर लगाया जा चुका है, रिकवरी नहीं हो रही है, उसको बाद में एनपीए माना गया है, तो उसके बाद बैड बैंक कैसे उसकी रिकवरी करेगा? तो ये हालात हैं। पर इसकी शक्तियाँ, पावर्स क्या हैं, क्या उसकी प्लानिंग है, क्या उसका सेटअप है, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसके बारे में, बैड बैंक के बारे में और ज़्यादा डिटेल नहीं बताई जा सकती है। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। तो मुझे आशा है वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करोगे। दूसरी वीडियो जो आ रही है बैंकिंग के बारे में, जो पेंशनर्स के बारे में, पेंशनर का प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या होगा, स्टाफ का क्या होगा, बार बार मेरे को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके अभी मैं बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे आशा है इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब का बटन भाई ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।